तो मैंने बोला कि टेनेंटेड ग्रह क्या होते हैं। जो हमने देखा कि जो ग्रह किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हो, ठीक है, जो ग्रह किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हो। अब जैसे हम मान लीजिए सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य के सामने नक्षत्र वाले कॉलम के अंदर लिखा है राहु, तो यानी कि सूर्य का नक्षत्र स्वामी राहु बन गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि राहु जो है वो नक्षत्र स्वामी बना है, किसका? सूर्य का बना हुआ है। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो, तो राहु के नक्षत्र में ग्रह स्थित है जो कि सूर्य है, तो वो ग्रह टिनेंटेड माना जाता है। अभी तक आप देख रहे थे कि किस ग्रह के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, या किस ग्रह का नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह बना है, उसको तो ध्यान में रखना है, वो तो प्राइमरी है। जो सेकंड नंबर पे चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये देखना है कि टेनेंटेड ग्रह क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या देखना है, तथा उप नक्षत्र तक, यानी कि कस्पल सब लोड के सब लोड तक, जो कि डिसाइड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, घटना पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर दोहरी स्थिति हो, दोहरी स्थिति का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, पॉजिटिव भी नजर आ रहा है नेगेटिव भी नजर आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? फिर उस कंडीशन में उस उप नक्षत्र का, ठीक है, जो सब लोड है, जो डिसाइडर है, फाइनल डिसाइडर, अब आप उसके भी नक्षत्र को देखेंगे कि वो क्या बताता है। ठीक है, तो वहां पर जाकर आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि उस नक्षत्र तक जाकर के भी अगर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे तब क्या? तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यहाँ तक जो लेवल आया था वो यहाँ पर भी है, इसका मतलब घटना हो जाएगी, पर होकर के वो कैंसल भी हो सकती है। जो नेटिव है वो उस घटना के घट जाने के बाद उस चीज को इंजॉय नहीं कर पाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा घटना घटने के बाद भी। अगर हम मैरिज की बात करते हैं, तो मैरिज में सपोज कीजिए सब लोड लेवल तक, उप नक्षत्र लेवल तक, अगर हमें छठा, सातवां, दसवां और ग्यारहवां, ये चारों घर मिलते हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो नेटिव है विवाह तो हो जाएगा, पर पूरी लाइफ जो मैरिड लाइफ रहेगी वो डिस्टर्ब रहने वाली है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका डाइवोर्स भी हो जाए। ठीक है, परंतु क्योंकि सब लॉर्ड लेवल पे सेवन्थ हाउस हमें दिखता है, सिक्स्थ हाउस भी है और इलेवेंथ हाउस भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाउस आ जाएं, तो हम कहेंगे कि मैरिड मैरिड लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, पर काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, ऐसे लोगों का डाइवोर्स भी जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले ग्रह को देखा, फिर उसको नक्षत्र स्वामी को देखा। ठीक है, उसके बाद हमने उपनक्षत्र को देखा, क्या यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है? अगर है तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। पर इसमें भी काफ़ी लोग जो हैं वो, चाहे यहाँ कंफ्यूजन है या नहीं, उसके बाद भी उपनक्षत्र के नक्षत्र स्वामी को देखते हैं। कुछ लोग उपनक्षत्र तक ही जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, कुछ यूज़ करते हैं कुछ यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर होगा। अगर आपको उपनक्षत्र तक रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप यूज करें, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है फिर आप आगे जा सकते हैं। तो ये टेनेंटेड ग्रह क्या होते हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। सर एक प्रैक्टिकल करके दिखा दो, फिर थोड़ा सा शायद क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। क्योंकि प्रैक्टिकल भी मैंने आपके सामने ही कराना है, आप लोगों से भी करवाना है, तो उसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है आपकी अगली स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछली क्लास में निकाला था हर ग्रह के बारे में कि वो, उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है, वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशियों का स्वामी है। तो यहाँ मैंने अलग अलग कॉलम में लिखने की बजाय इनको एक ही कॉलम में नोट कर लिया। क्योंकि गुरु दूसरे भाव में यहाँ पर बैठा है तो मैंने दो लिख दिया। एक और चार का स्वामी था, 9 और 12 राशियां यहाँ पहले और चौथे भाव में पड़ी हैं, तो मैंने इसको इस कॉलम के अंदर ही साथ में लिख लिया। तो यानी कि गुरु की फैमिली, या फिर कहिए उसकी जो सिग्निफिकेशन है वो यहाँ पर आ गई नक्षत्र स्वामी के कॉलम के अंदर। ग्रह का भी मैंने इसी तरह से लिखा, वो कहाँ बैठा है और कौन से भाव का स्वामी है। उपनक्षत्र स्वामी को भी अब आप देखिए, ये मैंने आपसे करवाना है, अब आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। चलिए अभी
आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, सभी नहीं, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभिलाष मैम को बोलता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सर। ठीक है। तो आप मुझे अब बताइए कि यहाँ पर सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी कौन है। उसके बाद हम यहाँ पर सूर्य की फैमिली को नोट कर लेंगे, यानी कि उस उपनक्षत्र के सिग्निफिकेंस को नोट कर लेंगे। तो ये आपके जुपिटर है सामने सर। प्लानिटरी चार्ट है, प्लानिटरी पोजीशंस हैं। आपको यहाँ पर सर क्लियर यहाँ पर जुपिटर, नजर आ रहा होगा। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है मैम, बताइए अब आप। जुपिटर है सर। देखिए यहाँ पर सब लोड के मून है नीचे सर। मून है। मून। अब आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ पर मून को देखेंगे, मून कहाँ बैठा है, कौन से भाव में उसकी राशि है। तो ये हमने पहले हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, फिर भी आप देख मून लीजिए। बैठा है सर 10वें भाव में, और उसकी राशि है 8वें भाव में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगले भाव का उसका अगले ग्रह के बारे में देखिए, चंद्रमा के बारे में। का है सर सैटर्न। ठीक है, सैटर्न को देखिए कहाँ बैठा है, कहाँ का स्वामी है। सैटर्न बैठा है 9th हाउस में, ओके। और दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सैटर्न को उतार लेंगे। हमने पिछली क्लास में सिर्फ ग्रह और नक्षत्र का देखा था, हालांकि जो टेबल बनता है उसमें उपनक्षत्र स्वामी भी आता है, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड भी आते हैं, दृष्टि व युति भी आती है। तो यहाँ पर आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मंगल का बता दीजिए क्या आएगा। मंगल का है सर केतु। मंगल का केतु है सर। ठीक है, केतु का बताइए कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी है। केतु 7th हाउस में बैठा है। केतु सेवंथ में है, कहाँ का स्वामी है मैम। स्वामी इसकी राशि में नहीं है सर। चलिए बढ़िया। बुध का सर। हाँ जी, बुध के बारे में बताइए। जी सर बुध इसका का। बुध ही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, सब लोड के हम नीचे। नहीं, पहले तो बुध कहाँ बैठा है ये जी देखेंगे हम बताइए, लोग। कहाँ पर बैठा हुआ है। बुध सर है 11th हाउस में है, ठीक है, और इसकी राशियां एक 7th में है और एक 10th हाउस में है। वेरी गुड। चलिए ये बुध का हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बताइए अब गुरु के बारे में। सर इसका राहु है सब लोग। गुरु का सब लोड बना हमने देखा राहु, ठीक है। अब बताइए हम्म। गुरु के सब लोड को कैसे देखेंगे, राहु कहाँ पर है। राहु कहाँ बैठा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हाउस, नहीं सॉरी, वो फर्स्ट हाउस में है। ओके, ठीक है, और इसकी कोई राशि नहीं होती है। वेरी गुड मैम। ठीक है, हमने फिर राहु को यहाँ पर ले लिया। एक हम्म। लास्ट शुक्र का बता दीजिए। हाँ विनस, विनस का है, विनस ही है सर इसका। शुक्र बैठा हुआ है 10th हाउस में है सर। ठीक है, और 2 और 7 इसकी राशियां हैं, एक 6th हाउस में है, एक 11th हाउस में है। ओके। तो इस तरह से हमने देखा शुक्र का। अब आप म्यूट कर लीजिए। जी सर, राहु का बताना मैंने। जी, शनि राहु केतु शनि का सर शुक्र है सब लोग। ऊपर की तरह रिपीट हो जाएगा, जैसे हमने अभी हाँ जी। जी ने देखा था। अब और आप शुक्र बैठा हुआ 10 6, उसमें 10वें भाव में, छठे। 11वें भाव, और हाँ छठे भाव का स्वामी है सर ये। ठीक है, ठीक है। अब राहु का बता दीजिए। सर राहु का है, राहु है सर। ओके, राहु बैठा है फर्स्ट भाव में, और इसकी कोई राशि नहीं है। चलिए राहु का भी क्लियर है। अब केतु का बता दीजिए। केतु। हाँ जी। केतु का सर मून है, चंद्रमा। माँ है, ठीक है। चंद्रमा 10वें भाव में बैठे है, और 8वें भाव का स्वामी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, सब लोड को कैसे देखना है। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की मुझे लगता नहीं है कोई इसमें प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी। तो अब टेनेंटेड क्या है, हमने देखा कि हमें वो ग्रह देखना है जो किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, उसको हम टेनेंटेड बोल देते हैं। क्लियर है। और टेनेंटेड के लिए हम यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पे नोट करेंगे। अगर टेनेंटेड है तो उपनक्षत्र स्वामी उस उप यानी कि उस सब लॉर्ड का उपनक्षत्र स्वामी कौन बना, यानी कि ये जो प्लेनेट है सूर्य, अब सूर्य के हम जाएंगे सब लॉर्ड पे और उसके उपनक्षत्र स्वामी को भी हम देखेंगे। ठीक है, वो कौन से भावों को सिग्निफाई करता है, ये हमने देखना है। पर उससे पहले हम देखेंगे कि क्या जो हम प्लेनेट को देख रहे हैं तो वो टिनेंटेड है या अनटिनेंटेड है। अनटिनेंटेड के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे टिनेंटेड को। तो अब यहाँ देखिए कि क्या सूर्य इस नक्षत्र लॉर्ड के टेबल के अंदर
कहीं नजर आ रहा है आपको? सूर्य नजर, राहु के ठीक है। सामने शनि, शनि के उसमें नजर आ रहा है, राहु राहु के। और सूर्य। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो किस ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी या सबलॉर्ड बना हुआ है। तो हमने यहाँ देखा कि जो सूर्य है वो उपनक्षत्र स्वामी बन करके आया। यहाँ पर हमने देखा तो शनि और राहु का बन के आया। तो इसका मतलब कि जो सूर्य है वो टिनेंटेड है, ठीक है ना। मतलब कि उसके नक्षत्र में कोई प्लेनेट आया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, और उस ग्रह के रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि नक्षत्र स्वामी के अधीन ग्रह होता है। क्लियर है आपको? हम हम्म। शुरू से ये बात करते हुए चल रहे हैं कि ग्रह हाँ का जी। नक्षत्र स्वामी कौन है। जो भी नक्षत्र स्वामी बन करके आएगा वो उस ग्रह का रिजल्ट पॉजिटिवली देगा, और उसको बताएगा कि वो घटना घटवाएगा या नहीं घटाएगा। ठीक है, वो इवेंट के लिए प्रॉमिस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो नक्षत्र स्वामी हमारे पास आया राहु और शनि का, ठीक है। सूर्य यहाँ पर बन गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सूर्य है वो नक्षत्र स्वामी बना है शनि और राहु का। अब यहाँ पर अगर वो नक्षत्र स्वामी बन गया तो ये सूर्य टिनेंटेड कहलाएगा। टिनेंटेड बोला जाएगा कि सूर्य जो है वो एक टिनेंटेड प्लेनेट है। अब टिनेंटेड तो ये बन गया, लेकिन फिर हम देखेंगे कि क्या वो घटना को होने दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन वो तब देखेंगे जब हम किसी चार्ट को एनालाइज कर रहे होंगे। अब हमने क्या देखना है, इस सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी कौन बना है। देखिए, इसके अंदर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। जब भी आप कोई मैटर को एनालाइज कर रहे हैं और आपने देखा कि कोई प्लेनेट टिनेंटेड के तौर पर आ गया, तो आप देखेंगे कैसे? ग्रह, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी को देखते हैं आप। उसके बाद इस उपनक्षत्र स्वामी के भी नक्षत्र स्वामी को देखना है, यानी कि वापिस नहीं जाना है, इस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी कौन बना है हमें ये देखना है। आगे जा करके यहाँ लिख नहीं पाऊंगा मैं पेन के साथ, तो आपको सिर्फ बताने के लिए था कि इस तरह से इसको देखना है आपने। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम सूर्य के यहाँ पर उपनक्षत्र स्वामी को देखेंगे कि कौन बना है। यहाँ पर हमें मिला कि जो उपनक्षत्र स्वामी है वो चंद्रमा है। तो अब उस चंद्रमा का हमें देखना है नक्षत्र स्वामी। अब आप इस चंद्रमा के सामने जाइए और नक्षत्र स्वामी को देखिए, यहाँ पर आया हमारे पास गुरु। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सूर्य के आगे गुरु के भावों को लिख देना है। इस तरह से हमने टिनेंटेड प्लेनेट का यूज करना है। अब आप चंद्रमा का बना करके देखिए। चंद्रमा देखना है, तो चंद्रमा हाँ हमें यहाँ पर कहीं नहीं नजर आ रहा नक्षत्र हाँ लोड में, कहीं है नहीं। ना। तो जब हम्म। अगर आपको इस कॉलम में नहीं नजर आया तो उसको छोड़ दीजिए, वो आगे का सब्जेक्ट है। इस स्लाइड के बाद जो हम्म। आएगा वो मैं तब बताऊंगा। तो यानी कि ठीक है। अब हम मंगल को देखेंगे। तो क्या मंगल यहाँ पे नजर आया हमें? हाँ जी, मंगल है हाँ सर। जी, हाँ जी है। ठीक है। मंगल है सर, एक तो जुपिटर के मंगल। उसमें, जुपिटर में ही है सर, फिर बाकी तो नेपच्यून में है। ओके। तो अब जुपिटर जुपिटर है। का, चलिए हमारे पास जुपिटर का नक्षत्र लोड बन करके अब आया। हम, हाँ, जुपिटर का नक्षत्र लोड मंगल बन के आया। अब हम मंगल में जाएंगे। मंगल, मंगल के फिर हम देखेंगे सब लोड को। मंगल के सब लोड को देखा, क्या आया? केतु। केतु। अब केतु, चलिए ठीक है, केतु आ गया। अब केतु के बाद हमें क्या देखना है, अगर केतु के लेवल पे यानी कि उप नक्षत्र के लेवल पे अगर हमें कंफ्यूजन आती है तो ही हम आगे बढ़ेंगे और केतु का नक्षत्र स्वामी देखेंगे। हमें उप नक्षत्र स्वामी, ये केतु आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हम्म। हुआ है। तो हाँ इस जी। केतु के नक्षत्र स्वामी को देखिए कहाँ पर है। केतु यहाँ बैठा, ये गुरु है, तो दोबारा से यहाँ गुरु के भाव रिपीट हो जाएंगे। और जो सूर्य है, इन गुरु के भावों का भी रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से नहीं, आपने चंद्रमा के उसमें लिख दिया सर, ये ठीक। मंगल में लिखना था। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, थैंक यू। एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब आगे देखिए बुध के लिए। बुध यहाँ पर है, फोर्थ कॉलम में, मार्स के आगे। तो हम क्या ठीक है। बोलेंगे इसको, बुध क्या है, मंगल का क्या बना हुआ है? जब आप किसी चीज कैप्री। की पोजीशन को देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आप अपने मन में ही जब आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज को बोलना कैसे है वो आना चाहिए। जैसे आप वैदिक ज्योतिष करते हम्म। हैं तो उसमें आप कहते हम्म। हैं कि फलाना भाव उस भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है,
तो इन एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी। के अंदर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसको हम्म। ऐसे बोलें कि जो बुध है वो नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम के अंदर मंगल के सामने है, तो वो मंगल का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर एक वर्डिंग होती है किसी भी चीज को बोलने के लिए, आप थोड़ी धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस में आइए। तो अब आपने देखा कि ये जो बुध है ये मंगल के नक्षत्र लोड बने हुए हैं। ठीक है, तो बुध के लिए अब आप देखेंगे बुध के पास जाकर के कि बुध का यानी कि यहाँ पर अगर बुध मंगल का जो है नक्षत्र स्वामी बन करके आया, तो हम कहेंगे कि बुध टिनेंटेड हो गया। तो इस बुध के नक्षत्र स्वामी को देखिए कौन सा प्लेनेट है, तो वो आपने देखा कि शनि है। नक्षत्र स्वामी सर फिर इसका बुध का? जी बिल्कुल, बुध का नक्षत्र स्वामी आप नोट कीजिए कि कौन सा प्लेनेट आया। सर शनि। जी, तो यहाँ पर हम शनि के सिग्निफिकेशन को लिख देंगे बुध के सामने। देखिए सिंपल सी चीज है। ठीक है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपने इसको देखना कैसे है टिनेंटेड प्लेनेट को। सबसे पहले हम्म। आपने देखा ग्रह, जिस ग्रह के लिए आप देख रहे हैं कि क्या वो नक्षत्र लॉर्ड के टेबल में आया कि नहीं। ठीक है, फिर उसको देखना है कि अगर वो आया तो वो टिनेंटेड बन गया। हमने ये देखना है कि क्या वो किसी और प्लेनेट के नक्षत्र में आया कि नहीं आया। तो शनि के सिग्निफिकेशन को नाइन्थ में बैठा है, सेकंड और थर्ड का लॉर्ड है, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया। तो ये टिनेंटेड है, इसलिए हमने इसको इस तरह से यहाँ पर नोट कर लिया। क्लियर है? इसके अंदर कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। अब अगला जो है तो वो गुरु का बताएंगी। गुरु नक्षत्र लॉर्ड है सर, सूर्य का, गुरु चंद्रमा नक्षत्र, का, ठीक है। और केतु का और यूरेनस का। ठीक है, यूरेनस को तो हम लेंगे नहीं, तो तीन का है वो। तो ठीक है बिल्कुल। केतु का, जी। मून का, और सूर्य का। ओके। जो ये आए इसके नक्षत्र स्वामी, ये इनका टेनेंटेड प्लेनेट बन गया। हाँ, हम बोलेंगे कि गुरु जो है इन ग्रहों का नक्षत्र स्वामी बन करके आया। तो बन गया, हाँ जी। गुरु को हम बोलेंगे कि गुरु टिनेंटेड प्लेनेट है। हाँ जी। ठीक अब है। हमने गुरु के आगे जाकर हम्म। इसका उपनक्षत्र स्वामी देखना है। वेरी गुड। वो कौन बन करके आया? इसका है राहु। वेरी गुड। अब राहु को देखेंगे कि उसका लॉर्ड कौन है, नहीं, नक्षत्र लॉर्ड। जी हाँ, लॉर्ड नहीं, नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, हाँ जी, तो हम वही। राहु के सामने गए तो देखा हमने कि सूर्य बैठा हुआ है। नक्षत्र ठीक। सूर्य है इसका जी, नक्षत्र तो लॉर्ड। यहाँ पर अब टिनेंटेड, सूर्य के जो है सिग्निफिकेंट, वो लिख देंगे 11 और 9। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस टेबल को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे सूर्य के सिग्निफिकेशन को। तो गुरु यहाँ तक रिजल्ट देगा। दृष्टि युति मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो कैसे देखनी है, फिर भी आज प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम बचेगा तो यहाँ पर अब शुक्र का देखिए, दोबारा से आप ही देखिए कि यहाँ पर शुक्र को कैसे देखेंगे। वीनस का देखेंगे हम। वीनस किस किस का है? नहीं है सर। वीनस नहीं बना हुआ कहीं का भी, ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, शनि का बताइए। बना हुआ है सर मरकरी। शनि बना हुआ है मरकरी के सामने, नक्षत्र लॉर्ड के तौर पर आ गया, तो हम कहेंगे शनि टेनेंटेड है। अगला स्टेप क्या रहेगा? इसके टेनेंटेड वो बन गए। टेनेंटेड हो ठीक गया, है। ठीक है हाँ बिल्कुल। जी। अब हमने देखना है कि इनका उपनक्षत्र स्वामी कौन है, शनि का, तो जी वीनस है। बिल्कुल, ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड देखना है इनका, बिल्कुल, वीनस का राहु। नक्षत्र राहु। अब दोबारा से राहु आया तो हम यहाँ पर, राहु के आ जाएंगे बिल्कुल एक यहाँ नंबर में। पर राहु के सिग्निफिकेशन को नोट कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले सर राहु देखा हमने। ना, राहु जो सा है विनस। ठीक है, राहु टीनेट बन गया। फिर हमने राहु को यहाँ देखना है। राहु का एसएल कौन है? ठीक है, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। वो राहु आ गया। ओके, तो था फिर ये। हमने सर फिर राहु का फिर दोबारा नक्षत्र लॉर्ड देखना जी बिल्कुल, वही एक लास्ट स्टेप बचा है कि हमने फिर है ना? जाके उसके नक्षत्र लॉर्ड तक जाना। फिर नक्षत्र लॉर्ड देखना है हमने, तो वो सूर्य बनता है। फिर हमने सूर्य की देखनी है कि प्लेसमेंट कहाँ है और उसकी राशि कहाँ पर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसको देख। जैसे 11th हाउस में है, और है ना 5 नंबर ऑफ, ये 9th में हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिए इस तरह से। अब हम्म। जी आप बताइए केतु का कैसे देखेंगे? सर केतु किसी के भी नक्षत्र में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहला असेंडेंट है तो इसको हम नहीं मानेंगे, पहला घर, इसको पहला भाव मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसको नहीं देखेंगे, सूर्य से देखेंगे। तो हमें यहाँ पर मिला ठीक। केतु
कहीं भी रिपीट नहीं हुआ इस नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम के अंदर, तो केतु टिनेंटेड प्लैनेट नहीं है। अब हमारे सामने ये 3 प्लैनेट आए जो कि टिनेंटेड नहीं है, चंद्रमा, उसके बाद शुक्र और केतु। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पर पूरी तरह से मिल गए जो कि टिनेंटेड प्लैनेट आए बनकर। अब हम अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि अगली स्लाइड किस बारे में है। अगली स्लाइड है अनटिनेंटेड ग्रह क्या होते हैं। तो जो अनटिनेंटेड प्लैनेट हैं उसके बारे में आप पढ़िए। जो ग्रह किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी ना बना हो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये पिछली स्लाइड है। अब कोई भी ग्रह जिस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी ना बना हो तो वो ग्रह अनटिनेंटेड बोला जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड के टेबल में रिपीट नहीं हुआ, शुक्र नक्षत्र लॉर्ड के टेबल में कहीं भी नहीं आया, और केतु नक्षत्र लॉर्ड के टेबल में कहीं भी नहीं आया, सूर्य से लेकर के केतु तक। तो हम कहेंगे कि ये 3 प्लैनेट अनटिनेंटेड प्लैनेट हैं। ठीक है, ये क्योंकि किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी नहीं बने। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखिए कि प्रोसेस क्या है, इसको किस तरह से लेना है फिर आगे। तो हमने देखा कि जो ग्रह किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी ना बना हो, जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित ना हो, तो वो अनटेनेंटेड ग्रह होता है। तो वो जिस भाव में स्थित हो और जिन भावों का स्वामी हो, ये तो हम ले ही रहे हैं, पहले से ही ले रहे हैं, कहाँ बैठा है, कहाँ का स्वामी है। पर उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा हमें देखना है भाव टेबल के अंदर जाकर के, भाव पोजीशन के अंदर जाकर के, कि पहले से 12वें भाव में वो किन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना है। जिनका वो उपनक्षत्र स्वामी बना होगा उनका बड़ी स्ट्रांगली रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, अगर तो वो नक्षत्र उपनक्षत्र स्वामी, अगर वो 1 से 12 भाव में उपनक्षत्र स्वामी बनकर आ जाता है फिर तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आप देखिए कि वो नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम के अंदर 1 से 12 भाव में कहाँ बैठा हुआ है। अगर वहां मिल जाता है तब भी ठीक, तो हम कहेंगे कि वहां के रिजल्ट वो बड़ी स्ट्रांगली देगा। अगर वो दोनों जगह नहीं आता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर वहां आ जाए तो ठीक, वहां आ जाए तो ठीक, अगर वो कहीं भी नहीं मिलता तो क्या करेंगे। तो फिर हम उसके आगे ब्लैंक लगा देंगे, उस ग्रह के आगे, उस टिनेंटेड अनटिनेंटेड के कॉलम में जाकर के इस तरह से। अब आपने देखा कि ये हमारे पास एक चार्ट है, पहले यहाँ पे टिनेंटेड था, अब यहाँ पर लिख दिया व अनटिनेंटेड। ठीक है, तो पिछली स्लाइड पे जाकर के हम इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोला कि अगर तो वो ग्रह किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है तो टिनेंटेड है, नहीं बना है, पूरे नक्षत्र कॉलम के अंदर वो ग्रह कहीं नहीं आया, इसका मतलब कि वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, तो उस ग्रह को हम बोलेंगे अनटिनेंटेड। तो उस केस में 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, जहां वो बैठा है, जहां का स्वामी है, वहां के फल वो स्ट्रांगली देगा। इसके अलावा 1 से 12 भाव में सब लॉर्ड के कॉलम के अंदर जहां पर वो आ गया, ठीक है, जिस भाव के सामने सब लॉर्ड के कॉलम में वो प्लेनेट लिखा हुआ है, जिस भाव का वो उपनक्षत्र स्वामी बन गया है, तो वहां के फल वो बड़ी स्ट्रांगली देगा। अगर वो 1 से 12 भाव के अंदर आकर के सब लॉर्ड के कॉलम में कहीं भी नहीं आता, किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बनता, तो वो नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम में कहाँ है वो देखिए कि वो किसी भाव का नक्षत्र स्वामी बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो फिर हम उस प्लेनेट के सामने उस कॉलम के अंदर यानी कि टिनेंटेड अनटिनेंटेड में जाकर के ब्लैंक कर देंगे। अगर वो कहीं भी बना हुआ आया, सपोज कीजिए कि वो किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी बन करके आ गया, तो हम टिनेंटेड अनटिनेंटेड के कॉलम के नीचे उस भाव को लिख देंगे, उन भावों को लिख देंगे जो बन करके आया, जिन भावों का वो उपनक्षत्र स्वामी बना है। अब यहाँ पर हमारे सामने बन करके आए चंद्रमा और शुक्र और केतु, ये अनटिनेंटेड प्लैनेट हैं क्योंकि हमें ये टिनेंटेड के तौर पर नहीं मिले। अब इस कंडीशन के अंदर देखिए कि हमें यहाँ देखना है इस भाव डिटेल में जाकर के कि ये 1 से 12 भाव में कौन से भावों के जो उपस्वामी बने हुए हैं या उपनक्षत्र स्वामी या फिर सब लॉर्ड बने हुए हैं। तो आप देखिए चंद्रमा को, क्योंकि इसके सामने ये ब्लैंक है यानी कि ये अनटिनेंटेड है, तो आप देखिए चंद्रमा को
आपको क्या यहाँ पे नजर आया कि चंद्रमा यहाँ पर है सब लॉर्ड के नीचे? हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि वो पहले से 12वें भाव में कहाँ पर उपनक्षत्र स्वामी के तौर पर आया। तो यहाँ देखा कि नहीं आया। कहीं नहीं नहीं है आया सर। सर। कहीं भी नहीं आया। फिर हम्म उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम में कहीं पर रिपीट हुआ। तो देखा कहाँ पर हुआ, सेकंड सेकंड और दूसरे सिक्स्थ, भाव में, सिक्स्थ। छठे भाव में। ठीक है, दूसरे और तो छठे हम भाव में। बिल्कुल, तो अब हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड और सिक्स। अब जाइए शुक्र के ऊपर और इसको देखिए कि क्या ये शुक्र के अंदर कहीं पर आ रहा है। शुक्र किसी भाव का जो है उपनक्षत्र स्वामी के तौर पर आया या हाँ नहीं? जी सर, सिक्स्थ का आया है और फोर्थ का मैम फोर्थ का भी है सर। ध्यान से नहीं, देखिएगा। फिफ्थ। नहीं नहीं, हाँ, सिक्स्थ पांचवा। का। वन बाय वन देखिए। सबसे पहले क्या है कि खिचड़ी पढ़, पांच। ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रुक के देखिए पहले कि वो भावों को देखिए पहले, और उसके सामने सब लॉर्ड के कॉलम को देखिए कि कहीं पर आपको नजर आ रहा है शुक्र अच्छा, लिखा। सब लोड को देखना है। तो हमें नहीं क्या, सर, शुक्र भी नहीं है, नहीं है। हमारा रूल क्या है, आप रूल को ध्यान में रखिए। आप नहीं है सीधा सर। कहाँ पहुंच रहे हैं, आप सीधा पहुंचते हैं राशि लॉर्ड के ऊपर या नक्षत्र के ऊपर। आप पहले हम्म, सब लॉर्ड को देखिए, क्योंकि भावों के सब लॉर्ड को हमने चेक करना है। हमारा रूल है कि हमें भावों के उपनक्षत्र स्वामी को वो बन के आया कि नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर भावों का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ। उसके नहीं बाद हुआ। हमें जाना है एनएल के ऊपर, नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर, कि क्या हमें यहाँ पर किसी भाव का नक्षत्र स्वामी शुक्र बनता हुआ मिला या नहीं मिला। फिफ्थ का है और नाइन्थ का है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे फिफ्थ और नाइन्थ। अब आप केतु का देखिए, कौन बताएगा। सब लॉर्ड किसी भी भाव का नहीं बना, पर पहले भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु बन करके आया। धीरे धीरे आप वर्डिंग को लेकर के आइए, वर्डिंग बहुत जरूरी है। अगर आप वर्डिंग को ध्यान नहीं रखेंगे तो केपी कैसे बात करती है या कैसे उसको बोलते हैं वो नहीं आएगा। ठीक इस है। प्रकार से हमने देखा कि ये हम्म पूरा टेबल हमें मिला। अब दृष्टि और युति को किस तरह से देखना है वो अब हम यहाँ पर एक बारी चेक कर लेते हैं। अब हमें वैदिक दृष्टियां क्या हैं हमें मालूम है। राहु और केतु का आपके अपने अनुसार लेना है, पांचवी सातवीं नौवीं दृष्टि भी लेते हैं, कोई सातवीं दृष्टि लेता है। तो यहाँ पे हम सभी ग्रहों का एक बारी चेक कर लेते हैं। अब हमें जो ये दृष्टि व युति देखनी है, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब आप अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए, बीच में प्लीज कोई ना बोले। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सूर्य के लिए, सूर्य की जो हम देखेंगे दृष्टि के लिए, तो अब यहाँ पे मैं इसको एडिटिंग मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि सूर्य कौन से जो है ग्रह के ऊपर या भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो सूर्य हम देखेंगे कि यहाँ बैठा हुआ है। तो ये एक हमारे पास कस्पल चार्ट है, हालांकि कस्पल चार्ट को हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ लेना है लग्न चार्ट को। तो हमने लग्न चार्ट, इसके अंदर जाकर के हमने हर प्लेनेट की डिग्री देखनी है और उसकी दृष्टि कौन से प्लेनेट के ऊपर है, उन दोनों की डिग्रीज कितनी कितनी हैं, स्लो प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट की कितने ऑर्बिट की डिग्रीज को हम लेते हैं, कितने डिफरेंस को हम लेते हैं, और कंजंक्शन कब मानी जाती है, हमें ये देखना है। आप सीधे सीधे दृष्टियां नॉर्मल वैदिक भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, या फिर आप डिग्रीज के हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसा भी आपको लेना है। ठीक है, दोनों में से कौन सा मेथड आप लेते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सूर्य की दृष्टि जो है लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग छठे भाव पे आती है, तो हम यहाँ पे छठा भाव लिख लेंगे। क्लियर है? मैं दोनों तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो छठा भाव है कि उसकी डिग्रीज कितनी है। उसकी डिग्री है 18 डिग्री 5 मिनट। अब हम सूर्य की डिग्री देखेंगे कि सूर्य की डिग्री कितनी है। तो हमने देखा कि जो सूर्य की डिग्री है वो है 0। तो हालांकि छठे भाव के साथ में इसकी युति नहीं है, पर क्योंकि वैदिक दृष्टि अगर हम देखते हैं तो हम छठे भाव को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या किसी और प्लेनेट के ऊपर सूर्य की दृष्टि है? नहीं है। क्या युति है? तो यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं, तो उनमें जो डिफरेंस आया वो 6 डिग्री है, या 6 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, हमने यही चार्ट को यूज़ किया है उसके अंदर देखने के लिए दृष्टि व युति को। तो यहाँ पर हम सिर्फ छठा भाव लिखेंगे, बुध के भावों को यहाँ नोट नहीं करेंगे क्योंकि डिग्रीज का अंतर बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज अगर यहाँ पर बुध सपोज कीजिए 3 डिग्री का होता या 5 डिग्री का भी होता, तो हम यहाँ पर बुध लिख करके उसके सिग्निफिकेशन हाउसेस को लिख लेते और मानते
कि सूर्य बुध के रिजल्ट भी देने के लिए तत्पर है, कि वो उसके रिजल्ट भी देगा, लेकिन थोड़े से वीक तौर पे देगा, कमजोर तौर पे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है ये बड़ा वीक माना जाता है और बड़े ही लो लेवल के रिजल्ट देता है, बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं देता इन भावों के। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। तो चंद्रमा का हमने देखा कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा हमें मिला 11वें भाव में, ठीक है। बैठा तो हमने पोजीशन प्लेसमेंट देखनी है यहाँ से, पर दृष्टि देखनी है यहाँ से। तो चंद्रमा की पहले देखिए कि दृष्टि 7वीं पड़ी 5वें भाव पे, और 5वें भाव पे भाव के साथ युति देख लेते हैं हम कि क्या है। तो चंद्रमा 5वें भाव की अगर आप डिग्रीज को देखें तो डिग्रीज निकल के आती हैं 24, ठीक है। चंद्रमा की जो खुद की डिग्रीज हैं वो 22। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। तो 4 से 6 डिग्री का हम अंतर लेते हैं प्लैनेट्स के बीच में। स्लो प्लैनेट अगर फास्ट प्लैनेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके साथ युति बन गई 5वें भाव के साथ। तो हम करेंगे 5वां भाव यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने दोनों तरह से लिया, वैदिक दृष्टि भी ले ली और डिग्रीज के हिसाब से भी दृष्टि युति ले ली, ठीक है, भाव के साथ। और प्लैनेट के साथ भी मैं साथ के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंद्रमा की डिग्री 16 है, सॉरी 22 है, और शुक्र की डिग्री 16 है। तो यहाँ पर अगर डिग्रीज को देखने पे पता लगेगा कि इनमें एक्चुअल में कितनी डिग्रीज का अंतर है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसी तरह से समझाया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो चंद्रमा की डिग्री है 22 डिग्री 40 मिनट 57 सेकेंड, और शुक्र की डिग्री है 16 डिग्री 19 मिनट 57 सेकेंड। तो ये 6 डिग्री से ज़्यादा का अंतर आता है। आपके ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत माइन्यूट लेवल पे ये डिफरेंस है, तो आप इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको लेना ठीक रहेगा। वीनस को अगर हम यहाँ पे नोट भी कर लें तो वीनस नीचे लिख करके उसके भावों को हम साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके जो भाव हैं वीनस के वो हैं 10वें भाव में बैठा है, और छठे 11वें भाव में उसकी राशियां आई हुई हैं। इस तरह से हमने इसको नोट कर लेना है। अब मंगल के ऊपर देखते हैं। तो मंगल के लिए दृष्टियां देखी जाती हैं चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मंगल है वो 8वें भाव में केतु के साथ में बैठा है। युति तो नहीं बनी मंगल और केतु की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मंगल की दृष्टि कहाँ है। तो मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4 11वें भाव पर, और मंगल है 19 डिग्री का। तो शुक्र के साथ में युति बन गई, ठीक है। और 19 डिग्री का है तो चंद्रमा के साथ भी दृष्टि बनी, ठीक है, क्योंकि 4 से 6 डिग्री के अंदर ये आ गए। और ये तीनों मंगल, चंद्रमा और शुक्र यानी कि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो 4 से 6 डिग्री का हम अंतर लेते हैं, तो ये डिग्री उस डिग्रीज के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर आ गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शुक्र और चंद्रमा के भावों को। तो मंगल की अब अगर दृष्टि देखें तो आप देखिए, दृष्टि भी हमें लगन चार्ट से ही देखनी है। तो उसको किस तरह से देखेंगे। अब हम 7वीं दृष्टि देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई प्लैनेट है। सॉरी, यहाँ पर तो प्लैनेट हमें यहाँ पर मिले राहु और गुरु, ठीक है। तो राहु मंगल की दृष्टि इन दोनों प्लैनेट पर मानी जाएगी। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो गुरु और मंगल में डिफरेंस ज़्यादा है, मंगल और राहु में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनके साथ में युति नहीं है, दृष्टि युति नहीं है। उसके बाद आप देखिए 8वीं। तो 8वें भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं है मंगल से, तो हम यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे हम भाव के साथ में युति, ठीक है, भाव के साथ में दृष्टि युति बनती है या नहीं, कि वो कितने डिग्रीज के हैं। तो आप अब यहाँ जाइए भाव डिटेल्स की टेबल पे और देखिए कि 11वें भाव की डिग्रीज कितनी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे है जहाँ पर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो हमने देखा कि 11वें भाव की जो डिग्रीज हैं वो 24 डिग्री 45 मिनट 11 सेकंड है। और हमने यहाँ देखा कि मंगल की डिग्री खुद की 19 है। तो भाव के साथ और मंगल क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो उसकी डिग्री 4 से 6 में होनी चाहिए। यहाँ पर ये हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 11वां भाव लिख देंगे। पर क्योंकि 11वां भाव यहाँ शुक्र में ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए कि मंगल की जो 7वीं दृष्टि आई तो वो दूसरे भाव पर पड़ी। दूसरे भाव की डिग्रीज कितनी है। तो दूसरे भाव की डिग्रीज हमने देखी 16 डिग्री 10 मिनट। तो ये भी 3 डिग्री के अंदर आया, तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ दूसरा भाव रिपीट नहीं हुआ था तो हमने यहाँ पर इसको
लिख लेना है। और अब आप देखिए कि आठवीं जो दृष्टि पड़ी वो तीसरे भाव पर है मंगल की। तो यहाँ पर मंगल जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाले हुए है, तीसरे भाव की डिग्रीज कितनी है? तो तीसरे भाव की डिग्रीज हमारे पास निकल करके आई 23। तो हमने यहाँ पर इस भाव को नहीं लिखना है, सॉरी लिख लेना है, क्योंकि डिग्रीज जो हैं वो कंपैरिजन में यानी कि 4 से 6 डिग्री के अंदर आ रही है। तो आपने यहाँ पर तीसरा भाव भी लिख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि मंगल के सिग्निफिकेशन यहाँ पर हमें मिल गए। तो इस तरह से दृष्टि युति को हमने देखा। अब फटाफट बुध का हम देख लेते हैं। तो बुध के लिए हमने देखा कि बुध, ओके, या 12वें भाव में बैठा है 6 डिग्री का, सूर्य है 0 डिग्री का। तो यहाँ पर हम इस युति को ले लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य का हम यहाँ पर सिग्निफिकेशन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर चाहे 6 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, वो आपके ऊपर है, आपने लेना है नहीं। कई बार मैं ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सूर्य की डिग्रीज को नोट कर ली। उसके बाद हमने देखा कि बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ है, क्योंकि कोई और दृष्टि बुध की नहीं है। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर। तो छठे भाव के साथ भाव युति बनती है या नहीं, वो देखिए। छठे भाव की जो डिग्रीज हैं वो 18 हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में युति नहीं बनती दिखाई देती। लेकिन अगर आप वैदिक एस्पेक्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं छठे भाव को, वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। ले लेते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि फिर भी अगर छठा भाव को भी आप देखें तो ये ओवरऑल जो दृष्टि युति का ये जो कॉलम हमें निकल करके हमें मिल रहा है, इसके बड़े वीक रिजल्ट मिलते हैं। इतनी स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपना थोड़ा सा रिजल्ट देते हुए फिर भी मिलते हैं। उसके बाद जाइए गुरु के ऊपर। तो गुरु बैठा है हमारा यहाँ पर देखिए, ठीक है, दूसरे भाव पर है, 25 डिग्री का बैठा हुआ है। तो 25 डिग्री का है तो सेकंड हाउस के साथ में इसकी युति बनती है, क्योंकि सेकंड हाउस, सॉरी, नहीं, सेकंड हाउस की जो डिग्रीज हमारे हमें मिली वो है 16 डिग्री। तो सेकंड हाउस के साथ भी युति नहीं है। उसके बाद देखिए कि क्या राहु के साथ है। तो राहु के साथ डिग्रीज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो राहु के साथ भी कोई युति बनती हुई यहाँ पे दिखाई नहीं देती। अब 5वीं दृष्टि देखिए। तो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि है। तो छठा भाव 18 डिग्री का है, गुरु 25 डिग्री का है। तो यहाँ भी कोई हमें युति दृष्टि बनती दिखाई नहीं देती छठे भाव के साथ। अब आप देखिए कि गुरु की दृष्टि जो है वो अब मंगल और केतु के ऊपर पड़ रही है। तो मंगल और केतु के ऊपर जब दृष्टि ये पड़ रही है, तो अब इसका डिफरेंस देखिए, मंगल और गुरु की आपसी जो दृष्टि है, ठीक है ना, आपसी डिग्री, इनकी जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज का डिफरेंस 6 डिग्री से भी बहुत ज्यादा है। तो इन मंगल के साथ दृष्टि युति गुरु की नहीं बन रही, तो मंगल के भाव यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। क्या केतु के साथ है? केतु के साथ भी नहीं है, क्योंकि केतु 0 डिग्री का है और जुपिटर 25 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी इनके साथ में युति दृष्टि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब आप देखिए कि क्या 8वें भाव के साथ में कोई दृष्टि बनती है, दृष्टि युति। तो देखा हमने कि 8वां भाव 16 डिग्री का है, गुरु 25 का है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर गुरु की कोई भी दृष्टि युति भाव के साथ भी नहीं बनती। अब आप देखिए 9वां भाव यानी कि 9वीं दृष्टि कहाँ है। तो 7वीं यहाँ पर आई, 8वीं और 9वीं शनि के साथ भी कोई इसका संबंध बनता हुआ दिखाई नहीं देता 9वीं दृष्टि के साथ। और गुरु और 10वें भाव में क्या कोई दृष्टि युति का संबंध है? तो 10वां भाव 27 डिग्री का है। तो यस, यहाँ पर 10वें भाव का रिजल्ट देने के लिए गुरु तैयार है। तो हमने यहाँ पर 10वां भाव लिख लिया। लेकिन वैदिक के तौर पर इसकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर आई, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर आई और 10वां भाव हमने ले लिया। तो हम छठा, 8वां और 10वां भाव यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि गुरु की इन भावों पर दृष्टि है, वैदिक दृष्टि है। और ये केपी के अकॉर्डिंग डिग्री वाइज आप दृष्टि हमने यहाँ पर लिखी थी। तो इस तरह से ये आ गया। कोई भी प्लैनेट रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि डिग्रीज का अंतर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। तो शुक्र यहाँ पर हमें मिलता है 11वें भाव के अंदर, 16 डिग्री का है। तो 16 डिग्री का होकर के चंद्रमा के साथ में हालांकि डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी हम यहाँ पर मून के सिग्निफिकेंस को नोट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिग्रीज का अंतर है। मैं ले लेता हूँ जैसे मैंने बताया था आपको। तो चंद्रमा हमने यहाँ पर नोट किया। तो वीनस की 7वीं दृष्टि होती है, 5वें भाव पर पड़ती है 7वीं दृष्टि। तो क्या 5वें के साथ में इसका संबंध है? तो वीनस की दृष्टि 16 है, डिग्रीज 16 है, और 5वें भाव की डिग्रीज 24 है। तो यहाँ पर इनका संबंध नहीं बनता, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अगले पर चलते हैं, शनि को देखिए।
तो शनि को देखने पर यहाँ पे हमें मिला कि 10वें भाव में बैठा हुआ है, 7 डिग्री का है। शनि की जो डिग्री जो दृष्टि हैं वो तीसरी, 7वीं और 10वीं है। तो क्या हमें यहाँ पर जो शनि है तीसरी दृष्टि के साथ में देखें तो यहाँ पर क्या युति बनती दिखाई देती है? तो बिल्कुल यहाँ पर बुध के साथ में संबंध है, क्योंकि बुध और शनि की दृष्टि में सिर्फ 1 डिग्री कुछ मिनट का अंतर है। तो यहाँ पर बुध का सिग्निफिकेंस आ जाएगा। ठीक है, बुध को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो बुध यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए कि शनि की जो भाव युति है क्या 10वें भाव के साथ बन रही है? तो शनि की डिग्रीज है 7, 10वें भाव की डिग्री 27, नहीं बनती, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए कि क्या शनि की तीसरी जो दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, तो 12वें भाव की डिग्रीज कितनी है वो हमारे पास निकल करके आई 18। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर आई 18 12वें भाव की डिग्री, तो यहाँ पर भी 11 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है, तो इसके साथ भी युति नहीं बनी। 7वीं दृष्टि शनि की चौथे भाव पर है, तो चौथे भाव की डिग्रीज हमने देखी तो वो आई हमारे पास 27 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए 27 डिग्री है, तो डिफरेंस 20 डिग्री के आसपास है। यहाँ भी कोई युति दृष्टि बनती दिखाई नहीं देती। और 10वीं जो दृष्टि है वो पड़ेगी, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ी, तो हम देखते हैं कि 7वें भाव की डिग्रीज कितनी है, 10 डिग्री है। बिल्कुल यहाँ पर 7वें भाव के साथ में अच्छा संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। पर अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि क्या 7वें भाव की जो डिग्रीज हमें दिख रही है वो 10 डिग्री 45 मिनट है। शनि की डिग्री एक्चुअल में कितनी है? 7 डिग्री ऊपर लिखी है, तो हमने देखा शनि की डिग्री है 7 डिग्री 50 मिनट। तो यानी कि यहाँ पर 3 डिग्री कुछ मिनट का अंतर है। 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, क्योंकि शनि फास्ट मूविंग प्लेनेट ना होकर के स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो 3 डिग्री 20 मिनट को देखना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 7वें भाव के साथ में अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है उसका कॉम्बिनेशन, या फिर आप कंजंक्शन कह सकते हैं, आस्पेक्ट कंजंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर शनि के सिर्फ 7वें यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर लिखेंगे 7वें भाव को। हालांकि 7वां भाव पहले आ गया है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, पर आपकी सिर्फ एक नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब राहु को देखेंगे तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? तो राहु बैठा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में इसकी डिग्री है 0। राहु और केतु की आपस में कोई दृष्टि नहीं होती। राहु की दृष्टि 7वीं दृष्टि मैं लेता हूँ तो वो मंगल के ऊपर है, 19 डिग्रीज का अंतर है, तो मंगल के ऊपर दृष्टि नहीं मानी जाएगी, इसको छोड़ देंगे। राहु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर है, तो 8वें भाव की डिग्रीज कितनी है वो देखेंगे, 10 डिग्री है। और राहु की है 0 डिग्री, तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस की डिग्रीज कितनी है वो भी चेक करनी ज़रूरी है। तो सेकंड हाउस की डिग्रीज हमने देखी 16, तो यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हम इसको नहीं लेंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद केतु अगर हम देखें तो केतु के लिए आप जाइए 8वें भाव में। केतु भी 0 डिग्री पे है। राहु जितनी डिग्रीज पे होगा तो 180 डिग्रीज पे होते हैं, तो 0 0 डिग्रीज पर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 डिग्री पर अगर केतु है 8वें भाव में, मंगल के साथ में कोई संबंध नहीं, हालांकि साथ बैठे हैं, पर दृष्टि युति अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि युति देखेंगे तो वो बनती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपस में डिग्रीज का अंतर बहुत ज़्यादा है। 7वीं दृष्टि डाल रहा है गुरु के ऊपर, तो वहाँ भी डिफरेंस डिग्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब आप देखिए दूसरे और 8वें भाव की डिग्रीज को, क्या कुछ इसमें बनता हुआ दिखाई देता है? तो क्योंकि राहु का नहीं बना था 0 डिग्री का होकर के, तो हमने राहु के लिए भी इसी प्रकार से देखा था, तो यहाँ पर भी ब्लैंक जाएगा और वो संबंध बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये तरीका है दृष्टि युति निकालने का, और इस प्रकार से टेनेंटेड व अनटेनेंटेड प्लेनेट को देखा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो जब आप वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, अटेंड करने के लिए।